Hello, it's a lovely morning from here in Italy, and hope that each one of you, as always, are absolutely fine. So, in the last session, we have had a discussion with respect to business combination and corporate restructuring. Of course, in the light of Ind AS 103 or IFRS 3, whatever you may like to say. In the last session, we have had a theoretical discussion, to be very honest with you, and I didn't ask you to write anything, but in this particular session, whatever we discussed in the last session, we are going to actually note down in black and white. So here we go and we start the session. तो बेटे, जैसा कि मैंने कहा, लास्ट सेशन में हमने चर्चा करी थी, एक ओवरव्यू लिया था हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन का। मैंने कहा था कि मेरा मकसद इस सेशन का, यानी कि लास्ट सेशन का, ये था कि मैं आपको एक्लिमेटाइज कराना चाह रहा था, आपका एक तरीके से परिचय कराना चाह रहा था बिजनेस कॉम्बिनेशन और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि इंड AS 103 के तहत हमें करना है। हमने इसकी कुछ बातों पर विचार और विमर्श करा था। अब इसी चीज की चर्चा आगे जारी रहेगी। तो मैं अब ये स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि मैं आपको एक एक अल्फाज लिखाऊंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? तो हम अपने वादों पर बिल्कुल कायम हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे और कुछ हम बातें लिखेंगे जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। आइए अब मेरे साथ साथ थोड़ा लिखना शुरू करें। मैंने सबसे पहले तो आपको ये बताया था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि इंड AS 103 के तहत हम कर रहे हैं। हालांकि मैंने ये भी कहा था, इससे पहले हमने अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन नाम के चैप्टर्स इससे पहले के फेजेस ऑफ एजुकेशन में हमने करे हुए हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उसको हमने AS 14 के हिसाब से करा था, लेकिन उसका कहीं से भी किसी भी तरीके का यहाँ पर हम देखेंगे कि उसमें समन्वय नहीं है। इंड AS 103 की जो गाइडलाइंस हैं वो बिल्कुल अलग है। तो इंड AS 103 के बारे में मैंने जब चर्चा लास्ट सेशन में करी थी, तो मैंने ये भी बताया था कि बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने ये बताया था कि जो इंड AS 103 है, बेसिकली इसका जो मुख्य क्रक्स है, धुरी है, वो एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक्वायरर के नजरिए से है। जब एक्वायरर किसी एंटिटी को एक्वायर करेगा तो अपनी बुक्स में वो किस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज को, गुडविल को, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को रिकग्नाइज करेगा, मेजर करेगा, उसके बारे में ये इंड AS कुछ चर्चा करता है। आइए पहले हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे साथ पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दें। 1, तो आप लिखें ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS 103, objective of Ind AS 103 can be summarized as follows। हम इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं, कैन बी समराइज्ड as follows। as follows। स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने कहा था, स्टैंडर्ड का मतलब 103। स्टैंडर्ड provides some guidelines and establishes principles। ये कुछ प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश करता है, प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, और कुछ जरूरतों के बारे में भी विश्लेषण करता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एक्वायरर। मैंने एक्वायरर के बारे में चर्चा करी थी, मैं फिर करूंगा। फॉर एन एक्वायरर, एक्वायरर उस एंटिटी को कहते हैं जिसने कंट्रोल लिया है दूसरे बिजनेस का या बिजनेसेस का। Correct? The standard provides some guideline and establishes some principles and requirements. Of course, for an acquirer,
किस संदर्भ में एक्वायरर with respect to recognition and measurement of आइडेंटिफाइबल एसेट्स। तो एक्वायरर ने एक्वायरी के जो एसेट्स लिए हैं, आइडेंटिफाइबल एसेट्स, जिनको आसानी से अलग तरीके से सेपरेटली आइडेंटिफाई करा जा सकता है, आइडेंटिफाइबल एसेट्स, उनको किस तरीके से रिकग्नाइज और मेजर करा जाएगा। करेक्ट। सेकंड, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज एज्यूम्ड, और जो लायबिलिटीज हमने टेक ओवर करी हैं उनको हम किस तरीके से रिकग्नाइज करेंगे, किस तरीके से मेजर करेंगे। थर्ड, गुडविल, गुडविल को किस तरीके से रिकग्नाइज करा जाएगा। फोर्थ, या फिर अगर कोई गेन होता है जिसको हम बोलते हैं गेन फ्रॉम बारगेन परचेज। हालांकि मैंने बताया था जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को लेती है, लॉजिकली कभी भी बारगेन गेन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब बेचने वाली एंटिटी किसी दबाव के तहत अपने बिजनेस को बेच रही है, उसकी कुछ जरूरत ऐसी है कि वो बिजनेस को कम प्राइस पर भी बेचने के लिए बाध्य है। गेन फ्रॉम बारगेन परचेज, लास्ट क्लास में हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ आपको लिखाऊंगा बारगेन परचेज। फिफ्थ, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI, पूरा ही लिख देता हूं, चलो एक बार। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के तहत एक्वायरर ने जो एसेट्स एक्वायर करे हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो लायबिलिटीज एज्यूम करी हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन से जो गुडविल या गेन झलक रहा है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इनको किस तरीके से हम रिकग्नाइज करेंगे, मेजर करेंगे, इसके संबंध में ये स्टैंडर्ड हमें, मैंने जैसे कि कहा कि कुछ प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करता है, कुछ गाइडलाइंस देता है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि जिस एंटिटी को मैंने एक्वायर करा है, अगर उसके सारे शेयर्स मैंने एक्वायर नहीं करे हैं तो जाहिर है ऐसे केसेस में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि ये वो शेयर हैं एक्वायरी एंटिटी के जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, जो कि हमारे पास नहीं है। करेक्ट। तो ये तो मैंने इसका मुख्य उद्देश्य बताया। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था जब हमने करा था, पॉइंट नंबर 2 में लिख रहा हूं कि ये जो स्टैंडर्ड है सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेगा, करेक्ट, किस पर अप्लाई करेगा, एक ऐसी ट्रांजैक्शन या इवेंट पर जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के दायरे में आएगी। तो हम लिख ही लेते हैं द इंड एस अप्लाइज। अब ये इंड एस जो है वो अप्लाई करता है, अप्लाइज टू अ ट्रांजैक्शन और इवेंट या और अदर इवेंट लिख लो। स्टैंडर्ड जो है वर्ड अदर इवेंट यूज करता है, अदर इवेंट that meets the definition of business combination। लास्ट सेशन में आपको याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल देकर के कहा था कि एंटिटी ए ने एंटिटी बी का बिजनेस लिया, तो एंटिटी ए एक्वायरर है, एंटिटी बी एक्वायरी है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन तभी मानी जाएगी
जब ऐसा हमेशा नहीं होगा कि हमने किसी दूसरे का बिजनेस ले लिया है तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा था इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बिजनेस, और इनफैक्ट देखा जाए तो टर्म बिजनेस ही सबसे मुख्य टर्म है, करेक्ट? क्योंकि जिसका मैं बिजनेस ले रहा हूं उस बिजनेस को लेने के बाद I should be in a position to derive some economic benefits. That is very important. Last session में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? Business simply ऐसे लिखो, बिजनेस सिंपली मीन्स, क्या बताया था मैंने बताया था ना, एक वर्ड यूज करा था, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज। बिजनेस सिंपली मीन्स इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट्स that is capable of। जब मैं किसी दूसरी एंटिटी का बिजनेस ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसकी एक सेट ऑफ इंटीग्रेटेड, आपस में समन्वय रखती हुई एक्टिविटीज को टेक कर रहा हूं। जो एसेट्स हैं उनमें एक समन्वयता है, एक सिंक्रोनाइजेशन है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज that is capable of मैंने कहा डेट इज कैपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड। बीइंग कंडक्टेड का मतलब है कि उसको हम कैरी कर सकें। बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज, उसको हम मैनेज कर सकें। कंडक्टेड एंड मैनेज्ड। लास्ट सेशन में इसकी मैंने चर्चा करी थी, हालांकि मैंने ये भी कहा था कि इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हमने कुछ थ्योरेटिकल केस स्टडी बनाई हुई है। जब हम उस सेक्शन में आएंगे, करेक्ट, जब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, तो जब मैं बिजनेस के सेक्शन में पहुंचूंगा तो तब हम इससे रिलेटेड कई केस स्टडी करेंगे, तब ये टर्म आपको और भी ज्यादा क्लियर होगी। मैनेज्ड, और जिसको मैनेज कर सके, मैनेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग, जिसको कि मैनेज करा जा सकता है इस तरीके से कि वो हमें कुछ रिटर्न प्रोवाइड करे। और रिटर्न मैंने बताया था किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये टर्म मैंने आपको क्लियर करी थी। रिटर्न मतलब किसी भी रूप में, चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो, प्रॉफिट्स के रूप में हो, लो कॉस्ट के रूप में हो, किसी भी तरीके का इकोनॉमिक बेनिफिट हो, तभी वो बिजनेस माना जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड 103 बिजनेस का मीनिंग इस तरीके से तय करता है कि एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है, हमने एसेट्स लिए, उन एसेट्स में एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक सेटिंग है, एक सामंजस्यता है। अब इससे बेटर हिंदी का वर्ड मुझे नहीं आता, करेक्ट? तो जिसमें एक सामंजस्य है, तो उन एसेट्स को, यानी कि वो एसेट एक दूसरे से इस तरीके से इंटीग्रेटेड है, रिलेटेड है कि एक का अकेले इस्तेमाल नहीं हो, इसको ऐसे समझ लो, करेक्ट? उनको मिला करके मैं कुछ यूज कर सकता हूं, इस तरीके से यूज कर सकता हूं कि आगे वो मेरे लिए कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर के आए, तभी वो बिजनेस माना जाएगा, करेक्ट? लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या इवेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन तब कहलाता है जिसमें कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी का कंट्रोल स्थापित करती है। वो टर्म भी मैं यहां पर क्लियर कर दूं। टर्म बिजनेस कॉम्बिनेशन, हालांकि लास्ट क्लास में हमने इसकी काफी चर्चा करी थी। टर्म बिजनेस कॉम्बिनेशन, करेक्ट? टर्म बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या बताया था मैंने? अभी भी मैंने बताया। टर्म बिजनेस कॉम्बिनेशन refers to a transaction or event or an event
हालांकि स्टैंडर्ड वर्ड यूज अदर इवेंट करता है, एक ही बात है। और एन इवेंट इन विच एक्वायरर जरा मैं रेड पेन का भी इस्तेमाल कर लूं, इन विच एक्वायरर, करेक्ट। क्या करता है एक्वायरर? एक्वायर्स कंट्रोल, वो कंट्रोल एक्वायर करता है, एक्वायर्स कंट्रोल ऑफ वन और मोर businesses। समझ में आया? यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन एक ऐसी ट्रांजैक्शन या इवेंट है जिसमें एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को टेक ओवर कर रही है। हम जब भी मैं वर्ड इस पूरे चैप्टर में टेक ओवर बोलूं तो आप समझ जाना कि इसका मतलब कंट्रोल से ही है। हम उसका कंट्रोल स्थापित कर रहे हैं टेक ओवर करने के बाद, ऑफ कोर्स, करेक्ट। तो बिजनेसेस, इसमें यह भी लिखें बिजनेस कॉम्बिनेशन, अब बेटे जो टर्म बिजनेस कॉम्बिनेशन है ना, इसको कॉमन पार्लेंस में, पार्लेंस का मतलब होता है आम बोल चाल की भाषा। एक बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्वायरर कंट्रोल्स ऑफ वन और मोर बिजनेस और बिजनेस कॉम्बिनेशंस। और मैंने बताया बिजनेस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो रेफर टू एज, इसको हम और भी कुछ टर्म्स से जानते हैं, ऑल्सो रेफर टू एज, ऑल्सो रेफर्ड, जब मेरे को अगली शीट लेनी पड़ेगी, रेफर टू एज ट्रू मर्जर्स। सुना है आपने कभी ये नाम? इसको हम ट्रू मर्जर्स भी कहते हैं। ये बिजनेस मैगजीन्स या इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह अगर आप कभी पढ़ोगे ना, उसमें ये टर्म बहुत बारी आती है। आप सोचोगे पता नहीं क्या टर्म है, हम लोग इतने बड़े लेवल पर आ गए हैं, हमें अभी भी पता नहीं, सर ने पढ़ाया ही नहीं। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि आप मुझे कुछ कहो मैं आपको बता ही दूं। तो ट्रू मर्जर्स भी बेटे इसको कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये बातें मैंने लास्ट सेशन में आपको बताई हुई हैं, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल सर आपने बताया हुआ है। और क्या बताया था मैंने आपको लास्ट सेशन में? लास्ट सेशन में मैंने आपको सिंपली बताने की कोशिश करी थी कि कुछ टर्म्स हैं, हालांकि दो टर्म तो मैं पहले ही आपको इनडायरेक्ट तरीके से बता चुका हूं, बिजनेस और बिजनेस कॉम्बिनेशन। फिर आपको याद होगा हमने एक्वायरी के बारे में भी चर्चा करी थी, एक्वायरर और एक्वायरी के बारे में। तो मैं यहां पर एक बार acquirer is the entity which acquires control of other entity, Acquiry is the entity whose control is being acquired. Acquiry is the entity whose control is being acquired. ये सब टर्म्स मैंने आपको बताई थी, करेक्ट। फिर मैंने आपको ये बोला था कि जहां तक इसकी अकाउंटिंग का सवाल है, बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग का, आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने इसकी भरपूर चर्चा करी थी। मैंने कहा था मुझे सिर्फ लिखाना है। मैंने आपको यह बताया था कि अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड ये कहता है एक्विजिशन मेथड विल बी यूज्ड एज पर इंड AS 3, जहां तक इंड AS 103 का सवाल है, एज पर इंड AS 103
acquisition method shall be used for accounting क्या? business combination shall be used for accounting business combination। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन को अकाउंट करने के लिए एक्विजिशन मेथड की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस कॉम्बिनेशन ये तो आपको पता ही है। मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो। आपको याद आया? इसके अंदर मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया था, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। हम पहले तो एक्वायरर को, यहां आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर का बेसिकली मतलब क्या है, इस पॉइंट को मैं जरा इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे स्टैंडर्ड कहता है कि फॉर ईच बिजनेस कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द एक्वायरर। पर यहां इस सेंटेंस का बेसिकली मतलब क्या निकला, इसका मतलब समझाने के लिए आप थोड़ा सा यहां पर देखें। यहां देखें, ये मैंने एक लाइन खींची, करेक्ट? इसको अच्छी तरह समझें। इस स्टेप को मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि एंटिटी ए ने कंट्रोल लिया एंटिटी बी का। एंटिटी ए एक्वायर्स कंट्रोल ऑफ एंटिटी बी, या यूं कहें कि एंटिटी ए ने 60%, चलो 70% शेयर्स एंटिटी बी के खरीद लिए। तो एक तरीके से कंट्रोल हमारे पास आ गया, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अभी मैंने आपको कुछ लम्हा पहले कहा कि जो एंटिटी दूसरी एंटिटी को टेक ओवर कर रही है और कंट्रोल ले रही है, टेक्निकली वो एक्वायरर है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, ये एक्वायरर है। लेकिन ये जो एक्वायरर है ना, ये लीगल रूप से है। इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, लीगल तरीके से देखा जाए तो यही एक्वायरर है, और लीगल तरीके से देखा जाए तो यही एक्वायरी है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है किसी भी तरीके का। ये एक्वायरी है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ की निगाहों में तो ये एक्वायरर है, ये एक्वायरी है। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड ये क्यों कहता है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है एक्वायरर को? उसका फकत या शायद रीजन ये है, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग उल्टा भी हो सकता है। इसी केस में उल्टा हो सकता है। यहां पर यानी कि ये जो पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, इसका मतलब है आइडेंटिफाइंग द अकाउंटिंग एक्वायरर, बिकॉज अकाउंटिंग एक्वायरर कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द लीगल एक्वायरर। बात समझ में आई? अकाउंटिंग के पर्पस के लिए ऐसा हो सकता है, भले ही ए ने 70% शेयर बी के खरीदे हों, तो इसमें कोई डाउट और दो राय नहीं लगती कि ये एक्वायरर है और ये एक्वायरी है, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एंटिटी बी जो है एक्वायरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे कहूं कि इसने 70% शेयर इसके खरीदे, लेकिन इसके बी इनमें एक एस्टेब्लिश्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंटिटी बी के पास कंट्रोल एंटिटी बी के पास रहेगा ए का। मर्जर के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट है कि बी विल कंट्रोल ए, तो उस केस में अकाउंटिंग एक्वायरर, लीगल एक्वायरर तो यही रहेगा, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर कौन रहेगा? ये रहेगा। यानी कि कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लीगल एक्वायरी can be accounting acquirer. This is why actually this point has been, or this point has been inserted by the standard. समझ में आया? Identifying the acquirer का basically मतलब हो गया, it means
it means identifying accounting acquirer and acquiree. आइडेंटिफाइंग अकाउंटिंग, मैं लिख के देता हूं रेड पेन से, कहीं आप ऐसा ना बोले सर हमें लिखाया ही नहीं, आपने बता तो दिया अब लिखाया नहीं। अकाउंटिंग एक्वायरर, बात समझ में आई? अकाउंटिंग के पर्पस के लिए एक्वायरर कौन है, ये इस स्टैंडर्ड का पहला पॉइंट है। अकाउंटिंग एक्वायरर, मैंने कहा स्टैंडर्ड का, आई मीन टू से इस स्टेप का एक्विजिशन मेथड के अंदर पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। तो इसका बेसिक मतलब है कि हमें अकाउंटिंग एक्वायरर का पता करना है। इसके कुछ इस पर बेस्ड कुछ मैंने केस स्टडीज रखी हुई है, तो जब हम इस सेक्शन पर आएंगे तो हम उस पर उन केस स्टडीज की चर्चा करेंगे, तब ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस पर कोई डाउट नहीं, 99% जो लीगल एक्वायरर है वही अकाउंटिंग एक्वायरर रहेगा, पहले तो आप चिंता ना करें। 0.1% केवल ऐसा हो सकता है। तो कब ऐसा हो सकता है उसकी चर्चा, एक हल्का सा एग्जांपल तो मैंने दिया, लेकिन मैंने कहा उसकी चर्चा हम आगे और डिटेल में भी करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? फिर आपको याद होगा मैंने दूसरा स्टेप भी बताया था। एक बार जब ये डिसाइड हो जाए, और ये डिसाइड करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि मोर और लेस क्वेश्चन में बड़े साफ सुथरे अंदाज में ये दिया रहता है, इसलिए आप पहले तो इस बात की चिंता छोड़ दें सर ये क्या चक्कर है। अब दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पॉइंट नंबर 2, डिटरमाइनिंग द एक्विजिशन डेट। आपको याद आया? determining the acquisition date। एक्विजिशन मेथड में अकाउंटिंग करने के लिए फिर अगला स्टेप ये है डिटरमाइनिंग द एक्विजिशन डेट। किस डेट को कंट्रोल जो है एक्वायरर के पास आया, करेक्ट? एज पर दिस स्टेप, as per this step, acquirer shall determine the date on which it का मतलब एक्वायरर से है, on which it obtains control अकाउंटिंग का अगला हिस्सा ये है। हालांकि रियल सेंस में जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पहले दोनों स्टेप की ऑनेस्टली स्पीकिंग जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोर और लेस ये बड़े क्लियर अंदाज में दिए रहते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में डिस्कस करते वक्त कि एक्विजिशन की डेट वो डेट मानी जाती है जिस दिन कंट्रोल हमारे पास आया, करेक्ट? और कंट्रोल उस दिन हमारे पास माना जाता है जब हम कंसीडरेशन दे देते हैं और उनके एसेट और लायबिलिटी हमारे पास आ जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो ये दूसरा स्टेप है, ये मैंने चर्चा लास्ट सेशन में ऑलरेडी करी हुई है। फिर तीसरी चर्चा मैंने बताया था कि अगर आपको याद हो तो एक बार जब ये चीजें स्टार्ट हो जाती है तो रियल सेंस में अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। रियल सेंस में अकाउंटिंग स्टार्ट होने का मतलब फिर हम रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या क्या चीजें रिकॉग्नाइज करेंगे। थर्ड स्टेप रिकॉग्नाइजेशन ऑफ। रिकॉग्नाइज करने का मतलब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था बनानास का, आपको याद है? मैंने कहा था मैं 6 केले खरीद के लेके आया, 2 केले उसमें से बेकार थे, तो इसका मतलब मैंने 2 को रिकॉग्नाइज नहीं करा, मैंने केवल 4 को करा। तो रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कौन से एसेट और लायबिलिटीज को हम अपने बुक्स में लिखेंगे। तो तीसरा स्टेप ये कहता है कि ऑन द एक्विजिशन डेट एक्वायरर शेल रिकॉग्नाइज। तो ऑन द एक्विजिशन डेट, on the acquisition date, acquirer shall recognize
अब एक्वायरर रिकॉग्नाइज करेगा, क्या क्या चीजें रिकॉग्नाइज करेगा, हालांकि कुछ लम्हा पहले मैं आपको वो चीजें लिखा भी चुका हूं। ए, आइडेंटिफाइबल एसेट। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है, बार बार ये वर्ड आएगा इस पूरे चैप्टर में, इसके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी। आइडेंटिफाइबल एसेट, वैसे मैं बाद में IFA लिखा करूंगा, मैं IA लिखूंगा तो कहीं आप उसको इंटेंजिबल एसेट समझेंगे। एक तो आइडेंटिफाइबल एसेट, कौन कौन से एसेट है जिनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। लायबिलिटीज एज्यूम, जो लायबिलिटी हमने एज्यूम करी है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर मैंने बताया था एनी नॉन कंट्रोलिंग, एनी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, अगर मैं 100% शेयर एक्वायर करूंगा फिर थोड़ी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा, होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद ध्यान ये रखना है, फिर एनी गुडविल और गेन ऑन बारगेन परचेस, गेन ऑन बारगेन परचेस। इस गेन ऑन बारगेन परचेज एक तरीके से कैपिटल रिजर्व है। फिर आपको याद होगा मैंने ये पॉइंट भी बताया था, मेजरमेंट, फोर्थ स्टेप, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ये जो सारी चीजें हमने रिकॉग्नाइज करी है, मेजरमेंट ऑफ मैं ऐसे लिख देता हूं, एफोर मेंशन्ड रिकॉग्नाइज्ड आइटम। एफोर मेंशन्ड का मतलब जो मैंने ऊपर मेंशन करे हैं, यानी कि आइडेंटिफाइबल एसेट, लायबिलिटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो मेजरमेंट ऑफ एफोर मेंशन्ड आइटम शेल बी एट फेयर वैल्यू, मैंने बताया था कि उसको हम फेयर वैल्यू पर करेंगे। शेल बी एट, किस पर करेंगे, फेयर वैल्यू पे करेंगे। मैं रेड पेन से लिख देता हूं, करेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको नहीं लिखा है। रेड पेन से लिखने का मतलब ये है, सर ऐसी बात तो बिल्कुल ऐसी बात है, फेयर वैल्यू। जब मैंने आपको लास्ट सेशन में ये स्टेप कराया तो याद है आपको मैंने कुछ बताया था कि इस स्टेप के, और इनफैक्ट इस स्टेप के भी कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताए थे। मैं उनको बताऊंगा, लेकिन अभी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, क्योंकि जब यहां पर एक ग्रीन बटन साइन देना शुरू करता है तो इसका मतलब है हमारी टाइम लिमिट इस रिकॉर्डिंग की खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट सेशन में अभी मिलते हैं।